एक प्रोवर्ब है, आपने सुना होगा, इट इज बेटर टू स्वेट आउट इन द केस ऑफ पीस इन कंपैरिजन टू बी ब्लडेड इन वार। इसका मतलब ये है कि शांति के समय में पसीना बहाना युद्ध के समय में खून बहाने से ज्यादा बेहतर है। इसका मीनिंग आपके लिए ये है कि अभी आपकी पढ़ाई जैसे स्टार्ट हुई है, 12th आपने स्टार्ट किया है और आपका सेशन अभी बहुत लंबा चलेगा, तो आपके पास जितना भी टाइम है अभी आप पसीना बहाएं। हमको युद्ध नहीं जाना है, हमें युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन जिस दिन आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति लगभग उसी सैनिक की तरह होगी जो युद्ध पे जाता है। बस फर्क ये है कि वो वहां पर हथियार चलाते हैं और आपको वहां पेन चलाना होगा। ठीक है, उनके पास तो ये सुविधा होती है कि हथियार उनको दे दिए जाते हैं, उनके पास होते हैं। आपके पास तो हथियार के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, पेन भी नीट वाले ही देते हैं, आपको भी लेके जाने नहीं देते, कागज आपके पास होता नहीं है। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स वहां पर होते हैं, और अगर आपने तैयारी करते समय उन कंस्ट्रेंट्स का ध्यान नहीं रखा घर पर, तो वो सब चीजें आपको उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा लिखने के यूज्ड टू होते हैं, बड़ा लिखते हैं, लेकिन वहां आपके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि वहां ना तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा पेपर होगा और ना ही वहां पर आपके पास कोई एडिशनल पेन वगैरह होता है। ठीक है, बंद हो जाएगा तो वो दे देंगे, लेकिन वहां पर आपके पास ऐसा नहीं कि कलरफुल पेन है, पेंसिल है। खास करके आपने देखा होगा जब हम रजिस्टर वगैरह बनाते हैं तो उनको बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। डिस्टेंस देखेंगे ग्रीन कलर से, डिस्प्लेसमेंट ब्लू से, एंड किसी और से, और कहीं ना कहीं कर्सिव राइटिंग, और कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत। अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पढ़ने के लिए अच्छा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि साइंस और बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है, लिटरेचर की नेचर अलग होती है, हमारे सब्जेक्ट की नेचर अलग है। हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू डेकोरेशन। आप उसको डेकोरेटिव बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉलेज का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे किसी आदमी को गाना गाना है तो उसका वोकल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक टीचर के लिए वोकल अच्छा हो जरूरी नहीं है। हमारी आवाज आपको सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का काम है। तो जो चीजें आपको वहां फेस करनी है उनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। जैसे मैं आपको बता दूं, वहां पर आपके पास स्पेस बहुत कम होगा, तो छोटा लिखने की आदत डालें। दूसरा, जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई सब कुछ स्टेप्स को स्किप करने की आदत डालें, सारी स्टेप मत लिखिए आप, वहां पर आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी, दिक्कत आएगी आपको। और तीसरी प्रॉब्लम एक होती है कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है तो आपको वहां पर बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी बार बार कागज को यूज करना पड़ेगा, और आपका कागज भर जाएगा। ठीक है, भर जाएगा, कोई बात नहीं, आपके पास इरेजर होता है, मिटा देंगे उसको। लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर आपने मिटाने में भी उसको 4 या 5 मिनट लगा दिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बायोलॉजी में आप 4 या 5 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? आप बता दीजिए ईमानदारी से, 5 मिनट में बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं? कम से कम 10 किए जा सकते हैं। और आप जानते हैं 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 40 नंबर, और 40 नंबर अगर आपने आप तो मिटाते रहे और दूसरा बच्चा 40 नंबर स्कोर करता रहा, तो आप जानते हो 40 नंबर कॉम्पनसेट करना प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जो माहौल आपको वहां मिलने वाला है उसके लिए आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, ये न्यूटन का फोटो है, आप इसको देख के मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिस्ट जनरली ऐसे ही होते हैं। ठीक है, फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है, लेकिन डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप इसकी कंसेप्चुअल लर्निंग करें, क्रैमिंग नहीं करें। कंसेप्ट देखो, फिजिक्स को आपको नेचर ऐसा है जिसका कि इनिशियल लेवल पर आपको पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम कम देंगे तो फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे, तो पहले फिजिक्स को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार फिजिक्स को समझ लिया तो एग्जाम टाइम में आपको फिजिक्स के लिए टाइम बहुत कम देना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग टाइम है वो बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पर आपका फिजिक्स का टाइम ज्यादा जाएगा। जब भी आप फिजिक्स में किसी लॉ को पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, फिजिक्स में कुछ लॉ ऐसे हैं जो लॉज यूनिवर्सल हैं, यानी आप उसको पूरी फिजिक्स में कहीं भी अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैक्सिमम लॉज ऐसे हैं जो स्पेशल कंडीशन में अप्लाई होते हैं, उनमें बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। जब लॉ आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर वो एप्लीकेबल होंगे। तो जब आप लॉ पढ़ते हैं तो कम से कम आप लॉ को लिखिए, लॉ का फॉर्मूला लिखिए, और उसमें ये लिखिए कि किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं आपने पढ़ा, तो मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूनिवर्सल लॉ है या स्पेशल केस है? बताइए, ये स्पेशल केस है, लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब फोर्सेस इंटरनल और कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अगर फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। अब आपने जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा और वहां पर आपने ये चीज लिख दी कि ये फोर्स तभी एप्लीकेबल होगा या ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब फोर्स नेचर में कैसे होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। तो कोई भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा, एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, विस्कोसिटी का क्वेश्चन आएगा, तो इस लॉ को आप अप्लाई नहीं करेंगे और वहां गलती होने से बच जाएगी।
और आप यकीन मान के चलिए कि अगर आप इसमें गलत लॉ लगाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर होगा, क्योंकि एग्जामिनर भी उस चीज को सॉल्व करके रखते हैं। उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जनरेशन लगाएंगे, उनका आंसर आएगा, तो जो आपका आएगा आंसर वो 1 या 2 नंबर पे लिखा होगा और आते ही आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के बाद ये भी तय है कि कोई आदमी अपने ऊपर कभी शक करता भी नहीं है, करना चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो आप उसको दोबारा चेक भी नहीं करेंगे, पूरी कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और जब बाहर आएंगे तब आपको कोई बताएगा कि गलत हो गया, तब फिर आपको पछतावा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिवर्सल है या स्पेशल केस है? हाँ, ये यूनिवर्सल है। आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिवर्सल है। पूरी फिजिक्स में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हर लॉ की अपनी लिमिट से, आप स्टीफन्स लॉ पढ़ेंगे, वीस लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे आप। हर लॉज की अपनी लिमिटेशन है, तो आप उनको ये ध्यान रखिए कब एप्लीकेबल होंगे और कब एप्लीकेबल नहीं होंगे। और उसके बाद उनका फॉर्मूला याद रखिए। शॉर्ट नोट्स आप उनके कहीं ना कहीं जरूर से बना लीजिए, ठीक है। फिजिक्स आपके फिजिक्स ऑल अबाउट अराउंड अस, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, फिजिक्स कॉमन है, ये आराम से समझी जा सकती है, लेकिन डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपकी बेसिक मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए फिजिक्स साइकिल के जैसे 2 पहिए वैसा है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो व्हाट टू डू इन द फिजिक्स, व्हाट टू डू दैट इज फिजिक्स। क्वेश्चन में क्या करना है ये फिजिक्स है, लेकिन कैसे करना है ये मैथ्स है। आपने देखा होगा जब हम फिजिक्स का क्वेश्चन समझते हैं, समझने के बाद जिसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उसमें क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, या क्रॉस प्रोडक्ट होगा, या डिफरेंशिएशन होगा, या इंटीग्रेशन होगा, या मैक्सिमा मिनिमा होगा। कोई ना कोई ऐसी स्टेप आपकी आगे चलेगी। और जो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बोलूंगी सारे क्या है, ये मैथ्स है। तो अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है और समझ लिया है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और अगर आपकी मैथ्स पुअर है या मैथ्स वीक है तो डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेसिक मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो जो कुछ मैं चीजें बोल रहा हूं, सबसे पहले मेरे को बताइए आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 25 तक के टेबल याद है? अब आप सोचिए 25 तक के टेबल, आपने सोचा 25 तक के टेबल याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी। कैसे होगी प्रॉब्लम? मान जो पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी वो तो आनी ही आनी है। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कई क्वेश्चन में 67 को 19 से मल्टीप्लिकेशन आ गया और आपको टेबल याद नहीं है, तो आप जहां से क्वेश्चन कर रहे हैं वहां से आप कहीं ना कहीं कोने में जाएंगे, पेपर में कई जगह ढूंढेंगे और वहां लिखेंगे 67, 19, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, और इस प्रोसेस में भी कम से कम 25 से 30 सेकंड लग जाएंगे। और 30 सेकंड का मतलब है 2 क्वेश्चन आपके स्लिप हो गए। और उतनी देर में कोई ना कोई बच्चा बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन करके आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन करके निपटेंगे तो फिर या तो प्रार्थना कीजिए कि 2 क्वेश्चन कोई ऐसे आ जाए जो उसको आ जाए और आपको ना, उसको तो ना आए और आपको आ जाए। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन करना था तब तो आपने किया नहीं, अब आप प्रार्थना करें तो आप जानते हैं ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य भी नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चा वो इतनी मेहनत कर रहा है पहले उसकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो कोशिश, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये चीजें बहुत छोटी हैं, लेकिन ये आपको एग्जामिनेशन टाइम के अंदर जब आपका टाइम जाएगा फ्रैगमेंट्स के अंदर, आप अगर कभी पेपर सॉल्व करते हैं तो आप ही देखिए कि कितने टाइम तक आपका पेपर सॉल्व आप करते समय आपका पेन चल रहा है और कितने टाइम तक आपका पेन रुका हुआ है। मैंने देखा है क्लास के अंदर पढ़ाते समय कई सारे बच्चे जो फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं खास करके वो दिख जाते हैं, वो पेन को उंगली पे ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं। अब आता नहीं है मेरे को, लेकिन आप देखो कई बच्चे पेन को घुमाते रहते हैं ऐसे, तो बहुत देर तक तो पेन ही घुमाते रहते हैं। तो उनको आपने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, बहुत देर तक तो पेन घुमाएंगे, फिर थोड़ा बहुत सोचा लिखना चालू किया, फिर पेन घुमाना चालू कर देंगे, तो पता लगता है सारी कंसंट्रेशन की पेन घुमाने में है। तो जो टाइम आपका चला जाएगा वो तो लौट के आएगा नहीं, और आपका सारा आपका लॉस हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए आप कि मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जो चीजें आपसे पूछ रहा हूँ 25 तक के टेबल, साइन और कॉस में कम से कम 180 डिग्री तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, कि कम से कम x⁴n, साइन, कॉस, लॉग और 1/x, कम से कम ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट विल बी योर आंसर? cos x, बोलो। cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, आपने जानने की कोशिश की, मैं किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ? आपने जानने की कोशिश की, आपने कोशिश नहीं की, और यही गलतियां आप एग्जाम में करते हैं, क्योंकि वहां साइन एक्स का क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हमको जब एग्जामिनर क्वेश्चन देंगे वो टी का फंक्शन देंगे, साइन टी देंगे, और आप साइन टी का फंक्शन अगर डिफरेंशियल आपने एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो भी आप साइन टी का cos टी करके छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे नहीं, और वो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो जो मैंने आपको बताया है, साइन कॉस की वैल्यूज आपको ढंग से याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए,
25 तक की टेबल याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम आपको करना आना चाहिए। एन नेचुरल नंबर्स का सम, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम और लॉग में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। 20 तक का अंडर रूट याद होना चाहिए, 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए और 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और अगर आपके ये टिप्स पे होंगे तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होगी। और कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी फास्ट होगी तो बहुत आराम से आप फिजिक्स कर पाएंगे और बायोलॉजी के लिए टाइम बचा पाएंगे। और एक बात और है कि जब आप बायोलॉजी कर लेते हैं और केमिस्ट्री कर लेते हैं उसके बाद आप फिजिक्स में आते हैं, ये तय है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं? बहुत रेयरली बच्चे ऐसे, बस सब बायोलॉजिस्ट करते हैं पहले। तो पहले आप बायोलॉजी करेंगे और उसके बाद आप केमिस्ट्री करेंगे। और अगर मान लीजिए दोनों में से किसी भी पेपर के अंदर कहीं पर भी थोड़े से हर्डल्स आ गए तो जो भी टाइम डिडक्ट होगा या जो टाइम रिमेनिंग होगा सबसे कम वो किसके लिए होगा? फिजिक्स के लिए होगा। और ऐसे केस में अगर आपकी कैलकुलेशन पुअर है तो सारी मार फिजिक्स पे पड़ेगी। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखें तो सबसे आसान पेपर फिजिक्स का था, लेकिन बच्चे उस आसान पेपर में भी उतना स्कोर नहीं कर पाए जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उसका बेसिक रीजन है कि उन्होंने मैक्सिमम टाइम कहां लगा दिया? बायोलॉजी में लगा दिया, केमिस्ट्री में लगा दिया। और जब वो फिजिक्स में आए तो कैलकुलेशन पुअर होने की वजह से क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन सामने है, आता है, लेकिन सॉल्व करे तो टाइम कंज्यूम हो रहा है और टाइम कंज्यूम हुआ तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। और बाद में इस बात का अफसोस हुआ कि कैलकुलेशन फास्ट होती तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का कोई टायर पंचर हो गया और आपके पास स्टेपनी भी अवेलेबल है और स्टेपनी भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, रेडी है और आपको उसको लगानी है। आपको पता है कि आपको केवल नट खोलने पड़ेंगे। नट खोलने के लिए भी राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। आपको पता है इधर घुमाएंगे तो नट बाहर आएगा, वो भी खुल जाएगा। तो आप लॉस आप जानते हैं, फिजिक्स पूरी जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टूल किट नहीं है। तो आपके पास स्टेपनी तैयार है, रूल भी जानते हैं कि आप कैसे खोलना चाहेंगे, लेकिन आपके पास टूल किट तैयार नहीं है। तो जो काम आप टूल किट करता है वो काम यहाँ पर कौन करता है? बेसिक मैथ्स। तो अगर आपकी बेसिक मैथ अच्छी नहीं है तो आपका टूल किट कमजोर है। अगर टूल किट कमजोर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आपकी बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी रहे। क्लासेस आप सारी अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास ना छूटे, ध्यान रखिए। पहले जैसे सबने कहा है और कोई छूट जाती है तो उसके लिए सीधा काउंटर पर पढ़ने जाने के कंपैरिजन में पहले अपने कोई फ्रेंड से आप जेरोक्स वगैरह करा लीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि एक बार घर पर पढ़ लें और जो डाउट्स आए आपके या तो जो मेन क्लास में सर पढ़ा रहे हैं उनसे या डाउट काउंटर्स पर उन चीजों को जरूर से क्लियर करें, लेकिन छोड़े नहीं। क्योंकि छोड़ने से आपका नुकसान ये होगा कि बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां इंटरकनेक्टिविटी है। जैसे हिस्ट्री में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, वहां आपको नहीं मिलेगी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो कोई भी चैप्टर आप अलग पढ़ोगे तो इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन साइंस में आपकी कनेक्टिविटी है। अगर आपका काइनेमेटिक्स में 1D पुअर है तो उसका इंपैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पर आएगा। अगर काइनेमेटिक्स पूरी पुअर है तो उसका इंपैक्ट एनएलएम पर आएगा। एनएलएम पुअर है तो उसका इंपैक्ट फ्रिक्शन पर आएगा। और अगर सारा पुअर है तो उसका इंपैक्ट वर्क और एनर्जी पर आएगा। और अगर इनमें से कोई भी टॉपिक पुअर है तो उसका इंपैक्ट रोटेशन मोशन पर आएगा। और अगर आपने कोई भी चीज को सीक्वेंस में पढ़ते समय छोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए कि आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि टॉपिक आपका कोई भी ना छूटे। कैलकुलेटर अगर यूज करते हैं तो आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। वैसे 99% बच्चे कैलकुलेटर यूज करते नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया वही है, मैं ऑलरेडी इनको बता चुका हूं आपको। अंडरलाइन जरूर कीजिए। अच्छा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप चीजों को रिवाइज करते हैं। मैंने देखा है बहुत से बच्चों से मैं पूछता हूं कि रिवीजन कैसे करते हैं। तो आपने मान लीजिए काइनेमेटिक्स का रिवीजन करना स्टार्ट किया तो रिवीजन कैसे करेंगे? हम रजिस्टर खोल के बैठ जाएंगे, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर टेबल सामने देख ली, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये एक्चुअल पाथ है, ये एग्जैक्ट लेंथ है, डायग्राम बना लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर आपने एवरेज स्पीड पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया और बंद कर दिया। फिर अगली बार जब रिवीजन करने लगेंगे फिर रिवीजन कहां से स्टार्ट होगा? फिर वहीं से, फिर वही डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो आप गौर कीजिए, आपका रिवीजन फ्रूटफुल नहीं होता है। आप रिवीजन में बेसिकली किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं? जो चीजें आपने एक बार पढ़ी बार बार आप उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लगभग आती हैं। मतलब आप ये मान के चलिए फिजिक्स में जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स अगर मैं 1D की बात करूं तो 1D में केवल, अरे बोलो भाई, आपको लगता है जरूरत है दोबारा? तो आप उसका बार बार रिवीजन क्यों करते हैं? उसकी सीधी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आपको रिवाइज किस पोर्शन को करना है और सारा पोर्शन रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका टॉपिक इजी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 10 to 15% रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। 85 आपको हमेशा के लिए याद होता है। अगर टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो 30-40% रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही ज्यादा टफ है
तो आधे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रिवीजन की कभी नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए फिजिक्स में कि बार बार चीजों को पढ़ने के कंपैरिजन में चीजों को याद कर कर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं आप उतनी कीजिए, ठीक है। माइनर पेपर्स और एसीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो क्वेश्चंस आपको पहले राउंड में आ जाए उनको बार बार रिवाइज मत कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आया है उसको डेफिनेटली जब आप टेस्ट के पहले जाएं तो आप रिवाइज करें। जैसा सर ने आपको बताया था अभी कि हमारा मेमोरी कार्ड कैसा होता है, तो अगर आप प्लानिंग ऐसी करें कि एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए डेली बेसिस पर, एक वीकली बेसिस पर, एक मंथली बेसिस पर। अब या तो मंथली बेसिस पर कर लीजिए, 21 डेज पर कर लीजिए जब आपका टेस्ट आता है। तो अगर आप डेली प्लानिंग करते हैं, वीकली प्लानिंग करते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो आप ये मान लीजिए एक चीज को आप कम से कम कितनी बार पढ़ पाएंगे इजीली? 3 बार। आपने डेली पढ़ लिया, वीकली रिकवर कर लिया और टेस्ट के पहले रिकवर कर लिया, तो कम से कम हर चीज आपकी 3 बार तो हो ही जाएगी। और घर जाकर जब आप मॉडल्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें चौथी बार हो जाएंगी, और अगर चीजें 3 या 4 बार हो जाएंगी तो लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेंगी। और जितना ज्यादा अभी आप मेहनत कर लेंगे एग्जाम टाइम में, आपको हम अगर ये सोचते रहे कि एग्जाम टाइम में हम 100% रिवीजन कर लेंगे, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होगा और आपके पास एग्जाम जब पास आएंगे, यानी आप जब अभी पढ़ रहे हैं तो उस समय आप प्लानिंग करके पढ़िए कि 1 महीने पहले मैं क्या चीज पढ़ रहा हूँ, 15 दिन पहले क्या पढ़ रहा हूँ और एग्जाम के 3 दिन पहले मुझे क्या पढ़ना होगा। ये चीज आप आज तय करोगे तब जाकर वहां पर इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। उस समय प्लानिंग नहीं होगी, उस समय एग्जीक्यूशन होगा। आपकी प्लानिंग अभी जितनी परफेक्ट होगी एग्जीक्यूशन आपका उतना ही अच्छा होगा। कैलकुलेशन कूल माइंड से करें, और कूल माइंड केवल तभी होता है जब आपने पहले बहुत मेहनत की हुई हो। घबराहट आपको तभी नहीं होगी जब आपकी नॉलेज बहुत साउंड है और आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो कूल माइंड से अपना कैलकुलेशन हो जाएगी। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन और एलिमिनेशन करना जरूर सीखिए। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायमेंशनली सॉल्व हो जाते हैं, देखा है? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो कई सारे जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो पता लगता है कि 2 की डायमेंशन करेक्ट है, 2 की डायमेंशन इनकरेक्ट है। तो जिन 2 की डायमेंशन इनकरेक्ट है तो आप छोड़ दीजिए, जिन 2 की करेक्ट है उसमें आप अगर फॉर्मूला देखेंगे तो मेडिकल में इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं कि आपको देखकर पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन आया है, 100 मीटर पर सेकंड से आपने बॉडी को ऊपर थ्रो किया, 100 मीटर पर सेकंड से आपने बॉडी को थ्रो किया और उसके 4 सेकंड बाद एक बॉडी को आपने उसी जगह से उसी वेलोसिटी से थ्रो किया। अब आप ये बताइए कि पहली बॉडी के थ्रो करने के कितनी देर बाद ये मिल जाएंगे, तो इसका आंसर कितने सेकंड से ज्यादा आएगा? 4 से 10 सेकंड से ज्यादा आएगा, सिंपल। और 10 सेकंड से बड़ा केवल एक ही ऑप्शन होता है। एग्जाम आप देखना, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 सेकंड से बड़ा एक ही ऑप्शन होता है। अब 10 सेकंड से ज्यादा क्यों लगेगा? आपने पहली बॉडी को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में कितनी देर लेगी? 10 सेकंड लेगी। और दूसरी बॉडी को आपने बाद में फेंका, तो क्या ये पॉसिबल है दोनों जाते समय मिल जाए? इसका मतलब मिलेंगे कब? वो जब एक तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा और नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो टाइम का जो भी टाइम आएगा 10 सेकंड से तो ऊपर ही आएगा। और अगर आप आपकी जबकि बुकलेट है उसमें देखेंगे तो 10 सेकंड से ज्यादा एक ही आंसर है। अब वो क्वेश्चन के बेसिस पे या तो 12 सेकंड होगा या 14 सेकंड होगा, दो नहीं है। अगर उन्होंने फेंका 80 से तो आंसर 2 आएगा, 60 से फेंकेंगे तो 4 आएगा, 14 आएगा, तो आपको एक ही आंसर बड़ा मिलेगा। अब अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन करना आता है तो आप सीधा टिक कर दीजिए, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा, कहीं एरर का उसमें कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप बहुत ध्यान से कीजिए और इसका एनालिसिस आप पहले आप खुद करिए। 2023 का जो पेपर है आपका उसको आप अलग निकाल दीजिए और उसके पहले के 5-6 साल के पेपर आप स्टडी कीजिए और गौर से ये देखिए कि पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके कंपैरिजन में जो 2023 में पेपर आया उसमें कितने क्वेश्चन एग्जामिनर ने नए बनाए हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा उन्होंने एक भी क्वेश्चन नया नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन पुराने होते हैं। बस फर्क क्या करते हैं, पहले किसी क्वेश्चन में इंक्रीज आया था अब डिक्रीज कर दिया, पहले किसी क्वेश्चन में अपवर्ड आया था अब डाउनवर्ड कर दिया, पहले मंकी का एक्सेलेरेशन अपवर्ड दिया था अब डाउनवर्ड कर दिया, पहले 2 दिया था अब 3 कर दिया, टेम्परेचर में कहीं पहले इंक्रीमेंट दिया था अब डिक्रीमेंट कर दिया, अगर थर्मो में मिक्सचर में पहले 3:2 मिलाया था तो अब 2:3 मिला दिया। तो बिल्कुल जो चेंजेस करते हैं वो चेंजेस कंसेप्चुअल चेंजेस नहीं होते हैं, वो केवल न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रखे हैं और पहले के क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पुराने क्वेश्चंस की रेप्लिका हैं और आपको पता है कि अगर हम पुराना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। एनसीईआरटी के लिए इतना आप ध्यान रखिए, अगर आपने एनसीईआरटी देखी है पुरानी वाली और नई वाली तो आपको फील होगा कि क्या क्या चेंज आ गए एनसीईआरटी में। एक तो सारी एडिशनल एक्सरसाइज हटा दी है, जहां सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते थे एनसीईआरटी में वो दोनों एक्सरसाइज ही हटा दी है। यानी अगर हम फिजिक्स की 11th की दोनों एनसीईआरटी और 12th की दोनों एनसीईआरटी अगर चेक करें तो आपको लगेगा 300 पेजेस कम कर दी है एनसीईआरटी में।
लेकिन बेसिक उसका रीजन है बेसिकली उन्होंने एडिशनल एक्सरसाइज सारी हटा दी है। अब केवल सिंपल एक्सरसाइज पीछे रह गई है और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उनका इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन है पेपर पहले से भी ज्यादा आसान आएगा और पेपर जितना आसान आएगा कंपटीशन उतना ही टफ होगा। ये ध्यान रखिए, पेपर अगर टफ आएगा तो कंपटीशन आसान हो जाता है, लेकिन पेपर अगर आसान आता है तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। मतलब आप प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन कीजिए कि अगर हम पर 10 क्वेश्चंस अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करें, अगर हम पर 10 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन रॉन्ग करें तो 180 क्वेश्चंस करते करते हमारे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे? 18 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपके 18 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो 90 मार्क्स कम हो जाएंगे और 90 मार्क्स कम होने का मतलब है कि आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 630। 630 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बट द कॉलेज विल नॉट बी ऑफ योर चॉइस। वो जो मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन के अलावा अगर मान लीजिए आपने 2-4 क्वेश्चन और कर दिए तो हम स्ट्रगलिंग सिचुएशन में आ जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि 10 में से एक क्वेश्चन गलत करने में कोई बहुत ऐसा नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई कहीं भी कमजोर है तो ये स्थिति आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जितने भी पेपर्स हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से करके जाएं। और पिछले साल हमने ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है जिन बच्चों ने पूरे साल 500, 540, 550 स्कोर किया है और पूरे साल के किसी भी माइनर टेस्ट में उनका स्कोर 600 अबव नहीं था। एंड फाइनली जब नीट का एग्जाम हुआ दे गॉट 640 मार्क्स एंड 650 मार्क्स। और जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या किया, तो उन्होंने कहा कि सर पुराने जो पेपर थे 2-2, 3-3 बार इन्हीं पेपर्स को बार बार कर लिया और लास्ट में जब पेपर आया तो इतने कॉन्फिडेंट रहे कि वो इजीली अपना स्कोर कर पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और जो बातें आपको सभी लोगों ने बताई गई है उम्मीद है उन बातों को पूरा करेंगे। और जो पतंग का सर ने एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए आसमान में पतंग उड़ रही है तो उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं पतंग में? कौन कौन से फोर्सेस हैं? देखो ग्रेविटेशन लगेगा, ग्रेविटेशन, और कौन सा लगेगा? एयर रेजिस्टेंस, टेंशन लगेगा जो साइड में होगा, और एयर रेजिस्टेंस, एयर का प्रेशर लगेगा और एक एरोडायनामिक फोर्स लगेगा। ये 4 फोर्स लगेंगे। तो 3 फोर्स तो आप छोड़ दिए फिजिक्स के हिसाब से। एक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन का फोर्स। आप जानते हैं कि टेंशन का फोर्स ना होगा तो पतंग कभी ऊपर नहीं जाएगी। पतंग को ऊपर ले जाने के लिए खींचना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है? खींचना पड़ता है। और अभी जब सर ने पीछे यहाँ से पूछा था कि पापा मम्मी का प्रेशर होता है, ये पापा मम्मी का प्रेशर नहीं होता है, इसको आप प्रेशर मत कीजिए। वो आपके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। आप जिस हॉस्टल में रहते हैं, जहां आप कमरे में रहते हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है, सामने एसी लगा हुआ है, दोनों टाइम आपको मैस का बढ़िया खाना मिल रहा है। आपके पास कुल मिला के 24 घंटे में 3 ही काम है, सोना, खाना और पढ़ना। इसके अलावा आपको कोई चिंता नहीं है। उनको बहुत सारी चिंताएं ऐसी है, आप उनके साथ सारी चिंताएं शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सारी चिंताएं आपके साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, तो अगर वो आपको किसी बात के लिए बोल रहे हैं तो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, उसको आप प्रेशर मत मानिए। अगर किसी पतंग की डोर को छोड़ दिया जाए तो जिंदगी में कभी ऊपर नहीं जाएगी, वो हमेशा नीचे आएगी। तो अगर जरूरत पड़ती है तो उनको पतंग खींचने दीजिए। अगर वो पतंग खींचेंगे तो ही पतंग ऊपर जाएगी, उसको टेंशन मत मानिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं और आपकी पतंग खींच रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी डोर कोई खींचने वाला है। तो ये आपका सौभाग्य है, इसको आप ये मान के चलिए, ये ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा है। ठीक है, सो विश यू ए वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।